नमस्कार दोस्तों। आज हम इंडियन स्टॉक मार्केट की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरने वाले हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या दो बड़े खिलाड़ियों का ये जो राज है वो कभी टूट भी सकता है या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में हमारे पैसे के दरवाजे सिर्फ दो ही चाबियों से क्यों खुलते हैं? मतलब बीएससी और एनएससी। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आज हम सबसे पहले समझेंगे कि दलाल स्ट्रीट की ये डुओपोली है क्या। फिर ये जानेंगे कि कोई नया एक्सचेंज यहाँ टिक क्यों नहीं पाता। इसके बाद हम बात करेंगे एमएससी की, एक तीसरे खिलाड़ी की और उसकी वापसी के मास्टर प्लान की। और आखिर में हम पहुंचेंगे एक फाइनल फैसले पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों से, जिन्होंने ना जाने कितने दशकों से पूरे मार्केट पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। देखिए, एक तरफ है बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक्स एक्सचेंज, जो हमारी विरासत है। ये 1875 में बना था, मतलब एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज। और दूसरी तरफ है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो टेक्नोलॉजी का बादशाह है। इसी ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को पॉपुलर किया और आज इसका दबदबा हम सब देखते हैं। और जब मैं दबदबे की बात कर रहा हूं, तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अकेले एनएससी के पास इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का 99% मार्केट शेयर है। आप समझ रहे हैं, ये ड्यूओपोली भी नहीं है, ये तो लगभग एक मोनोपोली जैसी सिचुएशन है। तो सवाल ये उठता है कि कोई तीसरा खिलाड़ी इस किले को भेद क्यों नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हुई, लेकिन एंट्री के जो बैरियर्स हैं वो इतने ऊंचे हैं कि हर कोई दरवाजे पर ही दम तोड़ देता है। देखिए, किसी नए स्टॉक एक्सचेंज के फेल होने के पीछे सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि कुछ ठोस कारण हैं। ये कारण साइकोलॉजिकल भी हैं और स्ट्रक्चरल भी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क इफेक्ट। इसे बिल्कुल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह समझिए। आप उस सोशल मीडिया ऐप पर क्यों जाएंगे जहां आपका कोई दोस्त ही ना हो? सिंपल है। ठीक उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज पर एक ट्रेडर के दोस्त होते हैं, खरीदार और विक्रेता। जहां ज्यादा बायर्स और सेलर्स होंगे, वहीं तो लिक्विडिटी होगी, वहीं वॉल्यूम मिलेगा। और ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। दूसरा कारण है स्विचिंग कॉस्ट, जो दिखती नहीं है। सोचिए, एक ब्रोकर के लिए किसी नए एक्सचेंज से जुड़ना सिर्फ एक बटन दबाने जितना आसान नहीं है। इसके लिए करोड़ों का नया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाने पड़ते हैं और कंप्लायंस का तो पूरा ढांचा ही नया होता है। तो जब तक कोई बहुत ही बड़ा और अनोखा फायदा न हो, कोई ये सिरदर्द क्यों लेगा भला? और तीसरा बड़ा कारण है रेगुलेटर की चिंता। सभी का सबसे बड़ा डर है लिक्विडिटी का बढ़ जाना। जरा सोचिए, अगर एक ही शेयर एनएससी पर 100 रुपए का हो और किसी नए छोटे एक्सचेंज पर 92 रुपए का बिक रहा हो, तो इससे मार्केट में कितनी कंफ्यूजन और अस्थिरता आ सकती है। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच एक तीसरा खिलाड़ी फिर से मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम है एमएसई, यानी मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। और ये इसकी दूसरी पारी है। जो लोग मार्केट को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने शायद एमसीएक्सएस का नाम सुना होगा। 2008 से 2015 तक का समय इसके लिए काफी मुश्किलों भरा रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने चुपचाप अपनी बैलेंस शीट को साफ किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन किया है और अब नई टेक्नोलॉजी के साथ वापसी के लिए तैयार है। एमएसई सिर्फ इतिहास दोहराने के लिए नहीं आ रहा, वो एक ठोस 1200 करोड़ रुपए के मास्टर प्लान के साथ आ रहे हैं, ताकि इस बार वे टिक सकें। सवाल ये है कि क्या उनके पास वो एक्स फैक्टर है जो बीएसई और एनएसई नहीं दे पा रहे। देखिए, सफल होने के लिए एमएसई की रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी लानी होगी जो मौजूदा सिस्टम से बस थोड़ी बेहतर नहीं, बल्कि 10 गुना तेज और सस्ती हो। दूसरा, उन्हें अपनी लागत इतनी कम रखनी होगी कि ट्रेडर्स को स्विच करने में सीधा सीधा फायदा दिखे। तीसरा, उन्हें उन मार्केट्स पर कब्जा करना होगा जिन्हें बड़े खिलाड़ी अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट्स या कुछ खास तरह के स्मॉल कैप इंडेक्स। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उन्हें विश्वास बनाना होगा। वैसे अगर आपको मार्केट की इन गहराइयों को समझना अच्छा लग रहा है, तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें। इससे हमें आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने में मदद मिलती है। एमएससी का प्लान सुनने में तो काफी दमदार लगता है, लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी कड़वी हकीकत की। क्या ये प्लान वाकई में काम कर सकता है? अगर हम दुनिया भर में नजर डालें, तो ज्यादातर बड़ी इकोनॉमीज में 2 ही मेन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। अमेरिका में एनवाईएसई और नैस्डैक है, चीन में शंघाई और शेंज़ेन है।
तो ये दो का राज होना एक तरह का ग्लोबल ट्रेंड जैसा है। लेकिन असली चुनौती इस डेटा में छिपी है। भारत के शेयर बाजार में 95% ट्रेडिंग वॉल्यूम कौन कंट्रोल करता है? विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs। और ये जो बड़े खिलाड़ी हैं ना, ये किसी नए प्लेटफॉर्म पर तब तक नहीं जाते जब तक कि वहां जबरदस्त वॉल्यूम और पक्का भरोसा न बन जाए। तो आखिर में बात टेक्नोलॉजी पर आकर नहीं रुकती। टेक्नोलॉजी तो खरीदी जा सकती है। असली और सबसे मुश्किल चुनौती है इन बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतना। एक तीसरा स्टॉक एक्सचेंज खड़ा करना कोई आम बिजनेस शुरू करने जैसा नहीं है। ये एक सिसिफियन टास्क की तरह है, जिसमें आप एक भारी पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाते हैं और वो बार बार नीचे लुढ़क जाता है। नेटवर्क इफेक्ट को हराना बस इतना ही मुश्किल है। तो अंत में सवाल यही है, क्या भारत के स्टॉक मार्केट में असली कंपटीशन मुमकिन है, या ये डुओपोली ही सबसे स्थिर और ज़रूरी मॉडल है? अगर MSC सफल हो जाता है तो ये भारत के फाइनेंशियल इतिहास का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा, और अगर नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि दलाल स्ट्रीट की बादशाहत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि नेटवर्क के इस तगड़े जाल से जलती है।